हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और about a month ago I have shared few videos related to some interesting incidents which took place during the Kargil War, 1999. And yesterday one of my subscribers requested me to share more interesting stories. So I'm back again to share one more interesting anecdote which is related to Kargil War. So I presume that many of you have not would not have possibly watched either of those three videos. So it is imperative for me to tell you the brief overview. I would not take more than 90 seconds. So let me just tell you a few important things which would set the right setup to make the things which I'm going to say in few moments to come to make them look more sensible. So द्रास इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड. साइबेरिया के बाद अगर कोई सबसे ठंडी जगह है जहाँ लोग रहते हैं वो द्रास है. तो हर साल की तरह 1999 में भी हमने अपनी कुछ मिलिट्री चौकियाँ जो इन हिल्स के ऊपर कारगिल रीजन में या आसपास के रीजन में मुस्को रीजन में जितनी भी हमारी ऊपर जितनी भी चौकियाँ थी मिलिट्री चौकियाँ उन आउटपोस्ट को हमने खाली कर दिया था, क्योंकि गर्मियों में ही वहाँ पे समर्स में भी इतना ज़्यादा हॉस्टाइल वेदर कंडीशंस होती हैं कि कोल्डेस्ट विंटर्स में तो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो पाकिस्तान ने हमें धोखा देकर उन हमारी मिलिट्री चौकियों को कैप्चर कर लिया था. तो हमारा टास्क था कि हम अपने हिल्स को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको रिकैप्चर करें, क्योंकि इसके कई सारे रीजंस थे. कश्मीर शुरू से ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहा है. दूसरा, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर एक अटैक था. तीसरा, how would the other neighbors, other Asian neighbors would look at us. Nowadays, India is considered as the most formidable, most significant player geopolitically in South Asia. So China is by the way also emerging as a new superpower. I should not say superpower because I'm an Indian. Otherwise, some online users would try to sue me on this platform itself and start trolling me. But all I want to say is that India is no less, and India is also is a very strong and emerging player geopolitically in the Asia. That's why USA is gravitating towards India. If you see the diplomatic engagement in last few years. Anyway, so अब हमारा टास्क ये था कि भाई हाँ, एक रीज़न था कि नेशनल हाईवे 1 इनकी पहाड़ियों के ठीक नीचे से गुजरता था. तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव सच में पूछोगे तो यही था कि उस नेशनल हाईवे 1 को वो ब्लॉक कर सकें. कैसे करेंगे? बॉम्बार्डमेंट करके, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल ठीक नीचे का वेंटेज व्यू उनको मिल रहा था, ताकि हमारा जितना भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो सियाचिन को जितना भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट था वो रुक सके और सियाचिन को भी वो रिकैप्चर कर सके और बाद में इसको यूज़ कर सकें डिप्लोमेटिक टॉक्स में, ताकि कश्मीर डिस्प्यूट को वो अपने हिसाब से रिजॉल्व करने की कोशिश करें. तो सबसे पहले जो टॉप हमने कैप्चर किया था वो था तोलिंग टॉप, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था और सबसे ज़्यादा हमारे सोल्जर्स की शहादत हुई थी. अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वेलर ऑफ नोन पाकिस्तानी सोल्जर विच इज स्टिल बीइंग डिस्कस्ड इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी. सो हुआ ये कि 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट को जो तोलिंग टॉप में एंगेज थी काफ़ी टाइम से, उनके 30 मेरे ख्याल में सोल्जर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 से भी ज़्यादा सोल्जर्स या 30 के करीब सोल्जर्स शहीद हो गए थे इस सिंगल रेजिमेंट से. तो उसके बाद वो टास्क सेकंड राजपूताना राइफल्स को दिया गया था तोलिंग टॉप का, जिन्होंने 3 दिन के अंदर उसको रिकैप्चर कर लिया था. तो उसके कुछ दिन बाद इनको रिफिट करने के बाद इनको टाइगर हिल का टास्क दिया गया था, जो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे, अगर कोई दूसरे नंबर पे कोई और अगर कोई पीक था तो शायद से टाइगर हिल था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था. तो टाइगर हिल की हाइट भी ज़्यादा थी, तो शायद से वेंटेज व्यू वहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था. तो ये टास्क दिया गया था 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट को. उसी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के ग्रेनेडियर थे योगेंद्र यादव जी, जिनका मैंने जिक्र पिछली तीसरे एपिसोड में भी किया था. उनको परमवीर चक्र मिला था, जो हमारे देश का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. तो जो 192 माउंटेन
डिवीजन के जो भी ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर ब्रिगेडियर MPS बाजवा, उन्होंने ऑर्डर दिया था 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट को 3 जुलाई को कि आप रात को चढ़ना शुरू करिए ताकि आप सुबह तक डॉन से पहले वहाँ पहुँचकर अपनी पोजीशन ले लें, क्योंकि दिन में नहीं हम चढ़ सकते थे क्योंकि स्नाइपर्स वहाँ पर मौजूद थे और अपहिल टास्क था, तो दे कुड इजीली सी यू एंड न्यूट्रलाइज द कमिंग थ्रेट। तो उसी वक्त हमने सुबह जाकर बंकर्स 2-3 बंकर्स उनके उड़ा दिए और योगेंद्र यादव जी ने तो बहुत ही कमाल का काम करके दिखाया था। उनकी वो बहादुरी के लिए ही उनको वो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला। और आर्मी में एक एक्सेप्टेबल यूनिवर्सल नोन एक फैक्ट है कि जब आप किसी की पोजीशन को या अपनी पोजीशन को अगर रिकैप्चर करते हो या दूसरे की पोजीशन को कैप्चर करते हो तो उसके ठीक बाद काउंटर अटैक जरूर आता है, क्योंकि ये एक कॉमन फैक्ट है कि जब आप अपनी पोजीशन कैप्चर करना अलग चीज़ है, उसको कंट्रोल करना अलग चीज़ है। तो अपनी उस पोजीशन को कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। भाई इंडियन क्रिकेट टीम अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है टेस्ट क्रिकेट में, तो वो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रहने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगता है, बजाय जस्ट बाय 1 शॉट और somehow you get that one, reach up to that first position. It's more difficult to consolidate that position, to consistently show that performance every now and then. तो इसी तरीके से हमें पता था कि वहाँ से काउंटर अटैक आएगा, तो MPS बाजवा जी ने रात को ही अगली रात को एक और टुकड़ी उन्होंने उनको बोला कि यू शुड स्केल अप दिस माउंटेन थ्रू द लेफ्ट साइड, थ्रू द लेफ्ट फ्लैंक ऑफ दिस टाइगर हिल। तो जब तक वो ऊपर पहुँचते पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी एक टुकड़ी ने शायद से 12th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, उनकी एक टुकड़ी ने टाइगर हिल के बगल में ही एक छोटा सा नीचे की तरफ पीक था, वहाँ पे अपने आप को फुटहोल्ड उन्होंने ले लिया था और वहाँ से वो बार बार काउंटर अटैक कर रहे थे। और इधर से जो सेक्शन थी, बेसिकली साइज़ के हिसाब से यूनिट्स को नाम दिया जाता है। सेक्शन में कुछ कम लोग सोल्जर्स होते हैं, प्लाटून में और थोड़े ज़्यादा होते हैं, कंपनी में और ज़्यादा होते हैं, फिर बटालियन ब्रिगेड ऐसे ऐसे डिवीजन कॉर्प्स होके होता है। तो सिपाही सेक्शन को मेरे ख्याल में आपके हवलदार लीड करते हैं। तो उस टाइम पे जो इसमें सेक्शन जो लेफ्ट साइड से चढ़ी थी उसके एक सोल्जर थे सतपाल सिंह, शायद से सतपाल जी उनका नाम था। तो उन जाहिर सी बात है इस काउंटर अटैक में हमारी तरफ से भी कुछ सोल्जर्स ने अपनी शहादत दी थी। तो सतपाल सिंह जी was the among the few those soldiers who were who were facing the counter attack which was coming from downside the hill from the other side. So but this guy was having having a constant conversation with the MPS Bajwa sir. MPS Bajwa sir were there in the war room in the base camp. वो नीचे की तरफ उनसे कंसिस्टेंटली बात कर रहे थे। तो इस सिपाही ने बताया कि इस जो ये सामने जो पाकिस्तान की ये जो काउंटर अटैक आ रहा है, इसमें एक इनका जाबाज ऑफिसर है जो बड़ी कमाल की बहादुरी दिखा रहा है और उसने मतलब जीना हराम कर रखा है। वो बार बार हम उनको रिट्रीट करवाने की कोशिश करते हैं, हर 2 घंटे में वो काउंटर अटैक लेके वापस आ जाता है। तो बाजवा सर ने बोला कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है इस ऑफिसर को आप न्यूट्रलाइज करो, इसको आप शूट करो, इसके बाद मेरे ख्याल में वो रिट्रीट करना शुरू कर देंगे। और वाकई में ही उस ऑफिसर ने, वो कैप्टन, उनका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान, तो उन्होंने वाकई में बहुत बहादुरी दिखाई थी। वो बार बार अपने जैसे इंडिया की तरफ से कैप्टन विक्रम बत्रा हाउस होल्ड नेम बन गए थे, उसी तरीके से पाकिस्तान में इस वॉर के बाद कैप्टन कर्नल शेर खान एक उस तरीके के हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिनकी चर्चा आज भी होती है, एटलीस्ट इन दी मिलिट्री फ्रेटर्निटी, आर्मी फ्रेटर्निटी। सो तो सिपाही जो हमारे सिपाही सतपाल जी थे, इन्होंने इवेंचुअली 10 मीटर की रेंज से एक LMG बर्स्ट से उस जाबाज ऑफिसर को, मैं क्यों जाबाज बोल रहा हूँ आपको बताऊंगा, तो उसी जाबाज ऑफिसर को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और इवेंचुअली उसके बाद काउंटर अटैक वहाँ से आना बंद हो गया और इवेंचुअली इंडिया नॉट ओनली कैप्चर्ड all the adjacent peaks of Tiger Hill but also were able to control this entire peak and
some of the other peaks which were on the either side of the hill, Tiger Hill. तो उसके बाद जब नीचे से हमारी टुकड़ी गई ऑफिसर्स की, तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ थी। तो हमेशा की तरह उन डेड बॉडीज़ को नीचे लाया गया और नीचे इत्तला दी गई कि पाकिस्तानी जो उनकी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट थी, उनको इत्तला दी गई कि भैया आपके कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं। तो मैंने एक्चुअली डिटेल में फर्स्ट एपिसोड बनाया है। अनफॉर्चुनेटली उसको इतने व्यूज़ नहीं मिले जितने सेकंड एपिसोड को मिले हैं। आई थिंक फर्स्ट एपिसोड वाज ऑन कंपेरेटिवली इट वाज मोर इन्फॉर्मेटिव। तो उस वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों का जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने क्यों इनकार किया था कि उनकी तरफ से कोई भी नहीं गया है हमारी LOC को क्रॉस करके, वो एक टेक्टिकल मूव था। तो इस बार भी उन्होंने अपनी ही डेड बॉडीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। हमारी कोशिश ये थी कि हम उन डेड बॉडीज़ को वापस भेजें विद फुल मिलिट्री ऑनर, बट पाकिस्तान लाइक एवरी टाइम दे ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दोज डेड बॉडीज़ एंड स्टेटिंग दैट ये तो कुछ मुजाहिदीन हैं या कुछ मिलिटेंट्स हैं जो कश्मीर की आज़ादी के लिए LOC क्रॉस करके गए हैं और हमारी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है। तो अब इसी वजह से उन डेड बॉडीज़ को हमने बहुत ही मिलिट्री ऑनर के साथ वहीं पे बेस कैंप में कब्रिस्तान में पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ मौलवी को बुला के, जो आखिरी के इनके रिचुअल्स होते हैं, उसके साथ हमने उन बॉडीज़ को दफनाया। लेकिन बाजवा साहब ने एक कमाल की बात हुई। बाजवा जो ब्रिगेडियर MPS बाजवा जी थे, उन्होंने अपने GOC जो और सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनसे बड़े जो रैंक में होते हैं, GOC को बोला कि सर इस ऑफिसर की पॉकेट में मैं एक चिट डालने जा रहा हूँ। और एक तरीके की वो साइटेशन थी। साइटेशन क्या होती है कि साइटेशन में आप जब किसी ऐसे सोल्जर को जो मृत है उसको जब आप साइटेशन लिखते हो तो उसका मतलब होता है कि आप उसके बारे में लिख रहे हो कि उसने किस तरीके की बहादुरी दिखाई, और उसके बारे में आप कुछ 10 लाइनें लिखते हो, कैसे वो इवेंट हुआ, किन हालातों में उसने उस बहादुरी को दिखाया, हाउ ही शोड दैट अनपैरेलल्ड करेज इन द आवर ऑफ क्राइसिस। सो दैट्स व्हाट यू टॉक अबाउट इन सच साइटेशन। तो उन्होंने बोला कि सर मैं इसकी पॉकेट में एक साइटेशन एक चिट डालने जा रहा हूँ जिसमें मैं और वो चिट में उन्होंने ये लिखा कि दिस सोल्जर हैज़ फॉट सो ब्रेवली एंड आई रिकमेंड यू टू गिव हिम हिज ड्यू रिकॉग्निशन। बस इतना उन्होंने लिखा था। और जब उनकी डेड बॉडी को नीचे लाया गया था, कैप्टन कर्नल शेर खान की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनकी पॉकेट से उनके कुछ लव लेटर्स उनकी वाइफ के और उनका नाम, वो कौन सी रेजिमेंट से थे, आई थिंक ही वाज फ्रॉम 12th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो ये सब इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के बाद इन्होंने साइटेशन लिखी थी। तो आप ये देखिए कि उसके बाद अब उन्होंने मना कर दिया था, तो उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए। तो उन टॉक्स में उनको बताया गया कि भाई इस आपके जो सोल्जर्स हैं, और ख़ासकर इस सोल्जर ने तो बहुत ही बहादुरी का कमाल करके दिखाया है, और हमारे खुद के इंडियन मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ऊपर जाके सैल्यूट किया था उनकी बॉडी को, कैप्टन कर्नल शेर खान को। क्योंकि सोल्जर चाहे सोल्जर किसी भी साइड का हो, अगर वो एक बार वंस ही इज़ नो मोर देन ही इज़ नो मोर एनिमी, and he deserves to be given this honor. And I think this was the only reason why I made up this I'm making this video. I'm making this video because to showcase the military ethics and culture of our country. तो उसके बाद में पाकिस्तान आर्मी ने इस सोल्जर को निशान हैदर से नवाजा। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। और उसके कुछ दिनों बाद जो इनके माता पिता थे उन्होंने MPS बाजवा जी को चिट्ठी लिखी थी, मेरे ख्याल में उनसे बात भी की थी, और उनको धन्यवाद दिया था कि आपने जो ये साइटेशन लिखी और जो हमारे एक बेटे की जो शहादत थी उसका आपने सम्मान किया। और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो आप देखोगे आजकल बेहेडिंग भी होती है, एनिमोसिटी, उतने हॉस्टाइल हो जाते हैं सामने वाली सरहद के कुछ सोल्जर्स कि वो बिहेड करके दूसरे की बॉडीज़ को बेचते हैं। और हमने वहाँ पे उनके सोल्जर को इतना सम्मान दिया
क्योंकि ये शायद से हमारी मिलिट्री एथिक्स का ये पार्ट है, हमारा ये कल्चर है, हमारी सभ्यता है। और और यही नहीं, एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ इसी एमपीएस बाजवा जी का। तो हुआ ये कि इस लड़ाई के अंतिम दौर में एक और पाकिस्तानी सोल्जर मोहम्मद अशरफ, उनके पैर में गोली लग गई थी। और अ, वो जब उनके पैर में गोली लगी तो एमपीएस बाजवा जी उनसे जब मिले, वो हमने उनको कैप्चर कर लिया था। तो एमपीएस बाजवा जी वेंट टू हिम एंड आई थिंक ही स्पोक टू हिम इन प्रॉपर पंजाबी कि अशरफ की गाल है, रो क्यों रहा है। ही वॉज क्राइंग बिकॉज if you see some you know if you see your enemy, then you expect to be beaten up or taken as POW, prisoner of war. So he was crying. So उसने बोला कि सर मेरे कमांडर ने मुझे इत्तला की थी कि अगर एक बार इनके हाथ में आ गए तो ये लोग पानी भी नहीं देंगे, जो कि बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन थी। भाई हम जेनेवा कन्वेंशन को भी फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसी कन्वेंशन हैं, ऐसे रूल्स हैं, ऐसी प्रोटोकॉल हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होती है। यही वजह है कि जो हमारे अभी ये जो सेकंड स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में, हमारा एक विंग कमांडर वहाँ पे उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया था। और बाद में दे हैड टू रिटर्न टू अस बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस। और खैर वेयर आई वॉज सो तो उनसे हमने पूछा कि भाई क्यों रो रहा है एमपीएस बाजवा जी ने। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे है। तो कह रहा है कोई बात नहीं, वी विल ट्रीट यू, वी विल प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू यू, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई थी। और उनको ये भी बोला कि शायद से वी विल ट्राई टू सेंड यू बैक। तो उसने बोला कि सर मुझे वापस नहीं जाना। बोला क्यों? कहला अगर मैं वापस गया तो वो मुझे ज़िंदा मार देंगे। तो उसके बाद फिर कर्नल मुस्तफ़ा, उनकी फिर बात हुई। कर्नल मुस्तफ़ा पाकिस्तान की तरफ से थे। उनकी बात हुई एमपीएस बाजवा जी से। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे है और हमारे कुछ सोल्जर्स जो हैं वो उनकी शहादत हो गई और उनकी बॉडीज़ आपके पास हैं। और एज ए इन्फेंट्री ऑफिसर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्फेंट्री जो होती है बेसिकली आर्मी में कई तरीके की यूनिट्स होती हैं। कुछ सिविलियन पोस्ट होती हैं, कुछ आपकी डिफेंस पोस्ट होती हैं। विद इन डिफेंस पोस्ट में कई जगह पर आप कम्युनिकेशन का काम करते हो, किसी जगह आप लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने का काम करते हो, और किसी जगह आप बिल्कुल एक्चुअल बॉर्डर पे सर्व करते हो। तो वो जो एक्चुअल जो बॉर्डर पे सर्व करते हैं हमारे आर्मी सोल्जर्स, उनको बोला जाता है कि वो इन्फेंट्री में है। तो ये भी इन्फेंट्री से थे, वो भी इन्फेंट्री से थे। तो उन्होंने बोला कि मैं 8th बलोच रेजिमेंट का ऑफिसर बोल रहा हूँ, और ये फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ, उन्होंने कभी इस रेजिमेंट को कमांड किया था। तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं मैनेक्शो का, पर मैंने इनका नाम जरूर कहीं सुना है। तो मैंने गूगल कुछ किया भी या नहीं है, तो मे बी आई एम रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट एंड अप्राइज मी ऑफ द इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विच आई एम अबाउट टू शेयर। होपफुली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो उन्होंने उनका हवाला दिया, क्योंकि शायद से ब्रिटिशर्स के टाइम पे मैनेक्शॉ ने, क्योंकि उस टाइम पे तो इट वॉज वन ऑल टुगेदर वन टेरिटरी ओनली, तो उन्होंने इस रेजिमेंट को कभी कमांड किया होगा। तो उन्होंने बोला कि सर मैं 8 बलोच रेजिमेंट का ऑफिसर बोल रहा हूँ जिसको फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ ने कभी कमांड किया था। और उनका हवाला देते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ वो बॉडीज़ हमको दे दीजिए। और मेरे ख्याल में एक हमारा जिंदा जो सोल्जर है वो भी आपके कस्टडी में है। तो उन्होंने बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ एश्योरेंस दीजिए, ऐसे मैं आपको कैसे दे दूं। तो उन्होंने बोला कि सर आप मुझे एक बार वो बॉडीज़ दे देंगे तो मेरी इज्जत का सवाल है। उसके बाद अगर मुझे वो बॉडीज़ मिल जाएंगी तो आई विल रिट्रीट एंड गो बैक टूवर्ड्स द LOC। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात का विश्वास कैसे कर लूँ। तो उन्होंने बोला कि सर मैं पठान हूँ। तो उसके बाद बाजवा सर ने बोला कि ठीक है, अगर आप पठान हो तो मैं भी सरदार हूँ, मैं भी आपको ज़ुबान देता हूँ कि मैं उन बॉडीज़ को बहुत अदब से आपको दोबारा उन बॉडीज़ को आपको इवेंचुअली रिटर्न करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे आओगे उन बॉडीज़ को लेने के लिए। तो
तो उन्होंने बोला कि सर हम ऐसे ऐसे आके उन बॉडीज़ को रैप करके गनी बैग्स में, जो बोरी होती है, गनी बैग्स में उनको डाल लेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको, आप पूरी मिलिट्री अटायर में आएंगे, आर्मी अटायर में प्रॉपरली ड्रेस होकर आएंगे, स्ट्रेचर्स के साथ आएंगे, मार्च करके आएंगे, फ्लैग्स लेके आएंगे और प्रॉपरली इन डेड बॉडीज़ को सैल्यूट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो एक वही मिलिट्री एथिक्स की बात आती है कि सेम ऑफिसर यहाँ पे भी कितना सम्मान दे रहा है, क्योंकि इसका रीज़न है, अगर सोल्जर भले ही हमारे एनिमी सोल्जर है, लेकिन इफ ही इज़ नो मोर देन ही इज़ नो मोर अ थ्रेट। भाई एक लॉयर जो होता है, लॉयर भी तो क्रिमिनल को सपोर्ट करता है, नहीं करता है? तो इस वजह से तो हमें लॉयर को भी, बिकॉज हम श्योर नहीं है ना कि हम क्यों मौका देते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि हर एक बंदे को आप एक लीगल एड की ज़रूरत है, उसका राइट है। क्यों है? क्योंकि अपनी अपने व्यूज़ को भी तो आगे आपको रखने की ज़रूरत है ना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम सबको पता है कि इवन वो जो 2012 में निर्भया जी के साथ जो हुआ था, उनके भी तो कुछ उनके जो एक्यूज थे, वो जो जितने भी 3-4 लड़के थे, उनके भी तो वो एक लॉयर थे ना, तो जो उनको डिफेंड कर रहे थे। तो दैट लॉयर हैड ए लीगल राइट टू डिफेंड हिज क्लाइंट। तो इसी तरीके से एक सोल्जर भी, अगर चाहे वो किसी भी तरफ से लड़ रहा है, वो उसका काम है अपने ऑफिसर्स की कमांड को फॉलो करना, अपने देश की सेवा करना। हाँ, वो बात अलग है कि हमें पता है कि पाकिस्तान हैज़ बीन अ रॉन्ग नेबर, इट्स अ वेरी डिस्टर्ब्ड स्टेट, सीइंग इट्स पर्सनल स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो बट एक बार, इफ सोल्जर इज नो मोर देन ही इज नो मोर एनिमी, एंड ही डिजर्व्स टू बी गिवन दैट ड्यू रेस्पेक्ट, दैट इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट विच वी गिव टू आवर सोल्जर्स। और ऐसे इससे हमारे सोल्जर्स को भी एक सिग्नल जाता है कि देखो, हमने हमने अपने एनिमी सोल्जर्स को इतनी रिस्पेक्ट दी है उनके गुजरने के बाद, तो भगवान ना करे कल को हमारे सोल्जर्स भी, अगर उनकी भी शहादत होती है, तो उनको भी उतना ही सम्मान मिलेगा। तो एक अभी रिसेंटली जो शेरशाह मूवी आई है, मैंने देखी नहीं है, पर उसका एक क्लिप देखा था, उसमें ये जो कैप्टन विक्रम बत्रा, वो कहते हैं कि जीने के बाद अगर आप जिए तो भी अमर रहोगे, और अगर आप मर गए तो भी अमर रहोगे। तो वो सिग्नल जाता है कि भाई आपको भी उतनी रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो ऐसा हुआ फिर। तो वो बाद में वो मार्च करके आए और उनकी बॉडीज़ को बहुत ही अदब से हमने भेजा वापस। और आज भी जो वो बॉडीज़ यहाँ पे भी जिनको हमने बरी किया है इंडियन साइड पे, कुछ बॉडीज़ को, उनको उतनी प्रॉपर उनकी केयर की जाती है जितनी हमारे सोल्जर्स की जाती है। तो ये एक छोटा सा किस्सा था। I hope I don't remember that name of that particular subscriber. I hope you are watching this video. So this is initially I also thought to put up this video, but I did not have much time. So I hope you like this. Thank you so much for your time.